इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हम आपको पॉलिटिकल थ्योरी राजनीति सिद्धांत, यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 2 पॉलिटिकल थ्योरी पुखराजन का अध्याय 2 पढ़ेंगे। राजनीति का उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण, राजनीति का उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिबरल एंड मार्क्सिस्ट व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, पहले आपको कोटेशन इसका, एक राजनीति के सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद। अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्गीय संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित, निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा अनवरत कभी लुक छिप करता कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण से हुई है या संघर्ष करने वालों वर्गों के सर्वनाश में। यहाँ देखिए, इसको आप यहाँ पर है कि अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्गीय संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित, निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा अनवरत कभी लुक छिप कर कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण से हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में। ये बातें कार्ल मार्क्स ने कही थी। अब आप ये यहाँ पे इसका अंग्रेजी में अनुवाद देखिए क्या, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो, देखिए हिथरटो HITHERTO, हिथरटो सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल। फ्री मैन एंड स्लेव, पेस्ट्रियन एंड प्लेबियन, पेस्ट्रियन देखिए PATRICIAN, पेस्ट्रियन एंड प्लेबियन PLEBIN, प्लेबियन, लॉर्ड एंड सर्फ, देखिए लॉर्ड एंड सर्फ, गिल्ड GUIL, लॉर्ड LORD, लॉर्ड और सर्फ SERF, सर्फ, गिल्ड देखिए गिल्ड GUILD, गिल्ड मास्टर एंड journeyman, in a word oppressor, oppressor, and oppressed stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted now often fight that each time ended either in a revolutionary reconstitution of society at large or in the common ruin of contesting classes। और पहला जब हम कोटेशन पढ़े थे जिसको मैकवर्गन ने कहा था, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद। इसको हम अंग्रेजी वर्जन कर देते हैं। देखिए लिबरलिज्म हैज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इज ए कंपाउंड ऑफ द सेपरेट एलिमेंट्स, वन ऑफ दिस इज डेमोक्रेसी, द अदर इज इंडिविजुअलिज्म। अब आप ये देखिए कि इसमें जो कहा गया कि राजनीतिक चिंतन, यहाँ देखिए क्या, राजनीतिक चिंतन के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राज और राजनीति के प्रति जो विभिन्न दर्शन प्रतिपादित किए गए हैं, उनमें प्रमुख है उदारवादी दर्शन, कल्याणकारी दर्शन, समाजवादी दर्शन, फांसीवादी दर्शन और मार्क्सवादी दर्शन। इन सब में भी वर्तमान समय की दृष्टि से दो दर्शन, उदारवादी दर्शन और मार्क्सवादी दर्शन ही सबसे अधिक प्रमुख आपको है। अब के साथ पे आपको यहाँ पर राजनीतिक उदारवादी दृष्टिकोण, जिसको बोलते हैं लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं। उदारवादी दर्शन 17वीं सदी से लेकर अब तक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पर छाया रहा है। पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका पर इसका प्रभाव सबसे अधिक है, परंतु इसका
परंतु इसका सबसे व्यवस्थित विकास इंग्लैंड हुआ। इस उदारवादी दर्शन को भली भांति समझने के लिए आवश्यक है कि इसे विकास क्रम की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया जाए। इस विभाजन की आवश्यकता इसलिए है कि प्रारंभ उदारवाद केवल मध्यम वर्ग, विशेष या व्यापारी वर्ग के हितों का दर्शन था, परंतु बाद में इसने एक ऐसे राष्ट्रीय समुदाय के दर्शन में परिवर्तित होने का प्रयास किया जिसका आदर्श सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना हो गया। उदारवादी दर्शन के दो रूप हैं। प्रथम आपको पारंपरिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद। प्रथम आपको है पारंपरिक उदारवाद, दूसरा आपको आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद। अब हम देखिए पारंपरिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद क्या है। देखिए पहला हम देखते हैं पारंपरिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद, जिसको बोलते हैं नेगेटिव लिबरलिज्म क्या है, इसको देखिए आप। देखिए उदारवाद मुख्यतः यूरोप की दो महान क्रांतियों, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म सुधार की उपज है। 17वीं सदी में हॉब्स और लॉक के राजनीतिक चिंतन के साथ इसका उदय हुआ। हॉब्स ने मानव समाज की वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत करते हुए उसे एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह स्वकेंद्रित व्यक्ति ही प्रारंभिक उदारवादी चिंतन की मूल प्रेरणा है। इस उदारवादी चिंतन को आगे बढ़ाने में लॉक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। लॉक की मान्यता थी कि व्यक्तियों की इच्छा की पूर्ति एक संवैधानिक सरकार के अधीन ही अच्छी तरह से हो सकती है। यह ऐसी सरकार हो जो संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। धार्मिक सहिष्णुता की नीति। देखिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करे तथा जन सहमति पर आधारित नीतियों पर चले। हॉब्स और लॉक इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते के आधार पर और अपने कुछ विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही राज्य की स्थापना की। इस प्रकार उनके समस्त चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति और राज्य संपूर्ण अंशों में तथा कुछ सीमा तक समाज भी कृत्रिम संस्था है। जे.एस. मिल ने इस उदारवादी चिंतन के राजनीतिक पक्ष का प्रतिपादन करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उसे इस बात का भरोसा होना चाहिए कि जे.एस. मिल ने यहाँ पर कहा है कि जे.एस. मिल ने इस उदारवादी चिंतन के राजनीतिक पक्ष का प्रतिपादन करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उसे इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उसकी इस स्वतंत्रता में राज्य और समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उसने व्यक्ति के स्वयं के क्षेत्र में कार्य स्वातंत्र्य का प्रतिपादन करते हुए यह भी कहा कि स्वयं अपने ऊपर अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। देखिए स्वयं यहाँ पर उसने व्यक्ति के स्वयं के क्षेत्र में कार्य स्वातंत्र्य या का प्रतिपादन करते हुए यह भी कहा है कि स्वयं अपने ऊपर अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। मॉन्टेस्क्यू, टॉमस पेन और डेविड ह्यूम आदि के राजनीतिक सिद्धांतों ने उदारवाद के विकास में योगदान दिया। 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में जर्मी बेंथम तथा जेम्स मिल ने उपयोगितावाद के सिद्धांत उदारवाद की व्याख्या की। अब आपको यहाँ देखिए नकारात्मक उदारवाद का आर्थिक सिद्धांत। यहाँ देखिए नकारात्मक उदारवाद का आर्थिक सिद्धांत देखिए। उदारवाद के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ इसका आर्थिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। 1760 से 1830 ईस्वी की औद्योगिक क्रांति के दौर में फ्रांस के फिजियोक्रेटस, एडम स्मिथ, रिकार्डो और मार्थस आदि ने आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया। इनके द्वारा स्वतंत्र समझौते, व्यापार, प्रतियोगिता, अर्थव्यवस्था, बाजार तथा बाजार समाज की आर्थिक आवश्यकता बतलाते हुए आर्थिक कार्यों और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया।
उनका यह आर्थिक सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि आर्थिक जीवन और राज एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, और यदि समस्त आर्थिक कार्य व्यवहार को स्वतंत्र प्रतियोगिता तथा मांग और पूर्ति के नियम पर छोड़ दिया जाए तो यह निश्चित रूप से श्रेष्ठ होगा। अब आप आगे देखिए अब आपको यहाँ देखिए परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद का मूल्यांकन, महत्व और आलोचना। परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद का मूल्यांकन, महत्व और आलोचना देखिए यहाँ पर। सबसे पहले महत्व देखिए परंपरागत उदारवाद का। 18वीं और 19वीं सदी में देखिए 18वीं और 19वीं सदी में परंपरागत उदारवाद के कुछ लाभ देखने में आए। सर्वप्रथम उदारवादी चिंतन ने दास प्रथा पर प्रहार किया और इस प्रकार मानवीय स्वतंत्रता तथा समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योग दिया। उसने संसदीय संस्थाओं में सुधार और व्यक्ति मताधिकार को अपनाने पर जोर दिया। 18वीं और 19वीं सदी 18वीं और 19वीं में 19वीं सदी में इन उदारवादियों ने इंग्लैंड में 1832, 1867 और 1884 के सुधार अधिनियम पारित करवाए, जिनके आधार पर मताधिकार को व्यापक किया गया। चुनाव क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ, मजदूरों की दशा में सुधार के प्रयत्न किए गए और नए औद्योगिक नगरों को लोक सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। स्त्री मताधिकार की दिशा में उनका भारी योगदान रहा। तृतीय देखिए आर्थिक क्षेत्र में आपको हस्तक्षेप के सिद्धांत के परिणामस्वरूप पूंजीपतियों को बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के प्रोत्साहन मिला। उत्पादन बढ़ा और इंग्लैंड तथा पश्चिमी यूरोप के कुछ क्षेत्रों में समृद्धि आई। अब इसकी आलोचना देखिए, आलोचना क्या देखिए, लेकिन परंपरागत उदारवाद की आलोचना का निष्पक्ष निश्चित रूप से बहुत भारी है। परंपरागत उदारवाद में सैद्धांतिक कमियां भी है और व्यवहार में उदारवादी चिंतन के परिणामस्वरूप सामान्य जनता को अत्यधिक कष्टकारी स्थितियों का सामना करना पड़ा। परंपरागत उदारवाद की आलोचना के प्रमुख आधार निम्न है। प्रथम आपके यहाँ पर क्या है, उदारवादी चिंतन का मूल आधार एक असामाजिक व्यक्ति है जिसने अपनी मूलभूत प्रकृति का नहीं वरन विशेष स्थितियों के कारण समाज और राज्य से नाता जोड़ा है। मानव प्रकृति और उसकी प्रेरणाओं के संबंध उदारवादी दृष्टिकोण नहीं था। मानव प्रकृति और उसकी प्रेरणाओं के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण नहीं था और उसमें अस्पष्टता का अभाव था। इस प्रसंग में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन लिखते हैं, समाज के प्रति समर्पित होकर ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस प्रसंग में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन लिखते हैं कि समाज के प्रति समर्पित होकर ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि समाज के प्रति समर्पित होकर ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। व्यक्ति की असामाजिकता पर बल देकर एक स्वस्थ चिंतन का प्रतिपादन कैसे किया जा सकता है। द्वितीय, ये उदारवादी राज देखिए, ये उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते हैं। ये उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज ना तो किसी समझौते के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है और ना ही कोई व्यावसायिक ढंग की साझेदारी है जिसे इच्छा अनुसार भंग किया जा सकता है। तथ्य यह है कि राज उच्चतम मानवीय गुणों के विकास और महानतम आदर्शों की प्राप्ति में क्रियाशील एक शाश्वत संस्था है। इस उदारवाद में व्यक्ति को जिस प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही गई है वह तो मानवीय जीवन को एक प्रकार की पूर्ण अराजकता में परिणत कर देगी। समस्त समाज के विकास और सामूहिक जीवन की पूर्णता के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक हो जाता है। परंपरागत उदारवादी चिंतन में प्रतिपादित स्वतंत्रता अधूरी भी है। यह चिंतन व्यक्ति के निषेधात्मक स्वतंत्रता तक ही सीमित रह गया है। सकारात्मक स्वतंत्रता की बात नहीं सोच पाया। फिर आपको आगे यहाँ पर है
चतुर्थ यहाँ देखिए, चतुर्थ में देखिए परंपरागत उदारवाद। देखिए परंपरागत उदारवाद में प्रतिपादित आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का सिद्धांत सर्वाधिक आलोचना का पात्र है। परंपरागत उदारवाद में प्रतिपादित आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का सिद्धांत सर्वाधिक आलोचना का पात्र है। पूंजीपति और असंगठित पूंजीपति और असंगठित मजदूर के बीच पूंजीपति और असंगठित मजदूर के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता मजदूर। चतुर्थ यहाँ पर देख रहे थे कि चतुर्थ परंपरागत उदारवाद में प्रतिपादित आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का सिद्धांत सर्वाधिक आलोचना का पात्र है। पूंजीपति और असंगठित मजदूर के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता मजदूर वर्ग के भारी कष्टकारी परिणामों और शोषण को जन्म देने वाली हो सकती थी और व्यवहार में ऐसा ही हुआ। देखिए पूंजीपति और असंगठित मजदूर के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता मजदूर वर्ग के भारी कष्टकारी परिणामों और शोषण को जन्म देने वाली ही हो सकती थी और व्यवहार में ऐसा ही हुआ। अमेरिकी लेखक देखिए, अमेरिकी लेखक एबिनेरी लिखते हैं स्वतंत्र प्रतियोगिता की परिस्थितियों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए भेड़िया बन जाता है। आपके यहाँ देखिए अमेरिकी लेखक एबिनेरी लिखते हैं कि स्वतंत्र प्रतियोगिता की परिस्थितियों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए भेड़िया बन जाता है। जैसा कि रोमन कवि प्लोटस ने बहुत पहले कर दिया था। उदारवाद ने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की जिस नीति को अपनाया उसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों की महिमा से प्रारंभ होने वाला उदारवाद व्यवहार में कुछ संपत्तिशाली उद्योगपति के आधिपत्य में परिणत हो गया। सेबाइन के अनुसार देखिए, सेबाइन के अनुसार प्रारंभिक उदारवाद अपने निष्कर्षों को कभी नहीं परखा। सेबाइन के अनुसार प्रारंभिक उदारवाद ने अपनी धारणाओं तथा अपनी निष्कर्षों को कभी नहीं परखा। यह उदारवाद मुख्य रूप से एक अस्थायी दर्शन था और अधिकांशतः एक विशेष हित का प्रवक्ता। उसके पास सामाजिक हित की कोई सकारात्मक संकल्पना नहीं थी। उसके पास अहंकारपूर्ण व्यक्तिवाद ने सामाजिक हित की धारणा को संदेह की दृष्टि से देखा। उसका शासन सिद्धांत बिल्कुल नकारात्मक था और वह भी ऐसे समय में जबकि यह जरूरी होता जा रहा था कि शासन समस्त समाज के कल्याण के लिए अधिकाधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करे। अपनी इन भारी कमियों और दोषों के कारण परंपरागत उदारवाद न केवल मानवतावादियों और मार्क्सवादियों की भी भारी आलोचना का पात्र बना, वरन 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के उदारवादियों ने भी इस प्रारंभिक उदारवाद का लगभग त्याग कर दिया। यह तथ्य है कि आज की परिस्थितियों में परंपरागत उदारवाद के कोई स्थान नहीं हो सकता। अब हम देखिए आपको अगला टॉपिक आधुनिक जनतंत्रवाद। देखिए आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद या इसको बोलते हैं नव उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म, यहाँ बोलते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म। अब देखिए 1860 ईस्वी का अधिकांश उदारवादी 1860 ईस्वी तक अधिकांश उदारवादी आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को बल देते थे। लेकिन इस समय तक परिस्थितियां कुछ तो परिवर्तित हो गए थे और कुछ तेजी से परिवर्तित होती जा रही थी। आर्थिक क्षेत्र और हस्तक्षेप की नीति को अपनाने के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाने के परिणाम निर्धन श्रमिक वर्ग के लिए बहुत अधिक बुरे हुए थे तथा इसे अब अमानवीय दर्शन की संज्ञा दी जा रही थी। इन परिस्थितियों में कार्लाइन रस्किन, विलियम मॉरिस आदि साहित्यकारों ने औद्योगिक समाज के नैतिक आधार पर प्रहार किया। इसके अलावा सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन और कॉलरिज आदि ने मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों की तरफ आम जनता का ध्यान आकर्षित किया। जहां एक और आदर्शवादियों ने इसकी आलोचना की, वहीं दूसरी ओर कार्ल मार्क्स तथा उसके समर्थकों द्वारा इस पर प्रबल प्रहार किए गए।
उदारवादी दर्शन ने मार्क्सवादी चिंतन को लगभग संपूर्ण अंशों में ठुकरा दिया। परंतु उसने आदर्शवाद के साथ सामंजस्य करते हुए अपने विचारों में संशोधन किए। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों 19वीं सदी और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रतिपादित उदारवाद के इस नवीन तथा सामंजस्यकारी रूप को ही नव उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद का नाम दिया गया। उदारवाद की देखिए वहाँ पर उदारवाद की इस नवीन धारा के मुख्य प्रेरणा जी.एस. मिल, टी.एच. हॉब्स देखिए हॉबहाउस और लॉस्की आदि विद्वान माने जा सकते हैं। मिल ने अपनी विचारधारा का प्रारंभ एक परंपरागत उदारवादी के रूप में किया था, लेकिन शीघ्र ही उसने यह अनुभव किया कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा तभी संभव है जबकि जनसाधारण की उचित प्रकार की सामाजिक स्थितियां विद्यमान हो। फोरियर और लुई ब्ला आदि की विचारधारा के अध्ययन से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रश्न राजनीतिक संपत्ति और उस पर नियंत्रण के प्रश्न से जुड़ा है। अब उसने इस विचार को अपनाया कि पूंजी भीषण इस विचार को अपनाया कि पूंजीवाद में व्याप्त भीषण निर्धनता और बेकार पूंजीवाद व्यवस्था के ही दुष्परिणाम है। उसने इस बात पर बल दिया कि राज्य के द्वारा उचित वेतन, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था और समानता की स्थापना के प्रयत्न किया जाना चाहिए। समाज की उत्पादन क्षमता और मानवीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए और इस संबंध उसके द्वारा राष्ट्रीय समाजवादी अर्थव्यवस्था का विरोध नहीं किया गया। और इस संबंध में उसके द्वारा राष्ट्रीय समाजवादी अर्थव्यवस्था का विरोध नहीं किया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए 19वीं सदी देखिए आपको 19वीं सदी के मध्य तक वो उदारवाद इस पक्ष में था कि राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित होना चाहिए, लेकिन इसके बाद उदारवाद के द्वारा राज्य के कार्यक्षेत्र में कर्मी की वृद्धि का प्रतिपादन किया गया। उदारवाद की इस नवीन धारा में थॉमस हिल ग्रीन के विचारों का सबसे अधिक योग है। उदारवाद की इस नवीन धारा में थॉमस हिल ग्रीन के विचारों का सबसे अधिक योग है। ग्रीन आदर्शवादी होने के साथ साथ उदारवाद इस दृष्टि से है कि उसने राज्य को कभी भी एक साथ नहीं माना है। ग्रीन आदर्शवादी होने के साथ साथ उदारवाद इस दृष्टि से है कि उसने राज्य को कभी भी एक साथ नहीं माना है। ग्रीन के अनुसार राज्य एक साथ की प्राप्ति का साधन मात्र है। ग्रीन के अनुसार राज्य एक साथ की प्रसाद की प्राप्ति का साधन मात्र और साध है। ग्रीन के अनुसार राज्य एक साध की प्राप्ति का साधन मात्र है और साध है राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का पूर्ण नैतिक विकास और साध है राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का पूर्ण नैतिक विकास। देखिए ग्रीन के अनुसार राज्य एक साध की प्राप्ति का साधन मात्र और साध है राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का पूर्ण नैतिक विकास। लेकिन ग्रीन परंपरागत उदारवादी विचारक नहीं है। वह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानने के स्थान पर उसे एक नैतिक संगठन मानता। अपनी इस धारणा के अनुसार ग्रीन का मत है कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति अपनी धारणा के अनुसार ग्रीन का मत है कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। राज्य यद्यपि व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से नैतिक नहीं बना सकता, लेकिन उसके द्वारा नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर उनके नैतिक विकास में सहायता पहुंचाई जा सकती है। इस दृष्टि से राज्य के द्वारा अज्ञान,
शराबखोरी और भिखमंगापन आदि बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए और ऐसे कानून का निर्माण किया जाना चाहिए जो श्रमिक वर्ग के हितों की अधिकाधिक रक्षा करे और समस्त जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अधिकाधिक सुविधा प्रदान करे। ग्रीन ने राज के द्वारा सद जीवन के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने की जो बात कही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रीन का दृष्टिकोण परंपरागत उदारवाद से नितांत भिन्न और लोक कल्याणकारी राज का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। ग्रीन ने देखिए ग्रीन ने उदारवाद को यह जनहितकारी रूप में देखिए ग्रीन ने उदारवाद को यह जनहितकारी रूप प्रदान कर सर्वाधिकारवाद के विरुद्ध उदारवाद की रक्षा करने का ही कार्य किया है। ग्रीन ने बेंथम को स्वतंत्रता संबंधी इस दृष्टिकोण को नकारात्मक स्वतंत्रता माना कि कानून स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है और आर्थिक स्वतंत्रता उस समय होती है जब कोई संबंध कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ग्रीन ने बेंथम की स्वतंत्रता संबंधी इस दृष्टिकोण को नकारात्मक स्वतंत्रता माना कि कानून स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है और आर्थिक स्वतंत्रता उस समय होती है जब कोई संबंध कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता। इसके विरोध में उसने स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार स्वतंत्रता उस चीज के करने अथवा उपयोग करने का नाम है जो किए जाने अथवा उपयोग करने योग्य है। ग्रीन कार्ल मार्क्स इस विचार से सहमत था कि जहां मालिक और मजदूर की सौदेबाजी की शक्ति बहुत विषम होती है, कार्ल मार्क्स इस विचार से सहमत था कि जहां मालिक और मजदूर की सौदेबाजी की शक्ति बहुत विषम होती है, वहां स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ग्रीन की इस उदारवादी व्याख्या ने अर्थशास्त्र और राजनीति के भेद को समाप्त कर दिया, जो प्रारंभिक उदारवाद का मुख्य आधार था। ग्रीन के उदारवाद में यह मान लिया गया कि राज्य एक सकारात्मक अभिकरण है जो कानून के माध्यम से व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता में योग दे सकता है और जहां कहीं राज्य कानून के माध्यम से व्यक्ति के विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करता है, वहां वह समान कल्याण की विरोधी भी करता है। ग्रीन के पहले उदारवाद का सामाजिक दर्शन बड़ा संकीर्ण था और वह अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा कि ग्रीन के आपकी देखिए ग्रीन के उदारवाद ने यह मान लिया गया कि ग्रीन के उदारवाद में यह मान लिया गया कि राज्य एक सकारात्मक अभिकरण है जो कानून के माध्यम से व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता में योग दे सकता है और जहाँ कहीं राज कानून के माध्यम से व्यक्ति के विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करता है, वहाँ वह सामान्य कल्याण की वृद्धि भी करता है। ग्रीन के पहले उदारवाद का सामाजिक दर्शन बहुत बड़ा संकीर्ण था। ग्रीन के पहले उदारवाद का सामाजिक दर्शन बड़ा संकीर्ण था और वह एक वर्ग विशेष मतलब व्यापारिक वर्ग के हितों को ही प्रतिपादन करता था। ग्रीन ने उदारवाद को इतना विस्तृत कर दिया कि उसमें समाज के सभी महत्वपूर्ण हितों का समावेश हो सकता था। इस प्रकार आधुनिक उदारवाद लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज का पर्यायवाची बन गया। इस प्रकार आधुनिक उदारवाद लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज का पर्यायवाची बन गया। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी पुखराज जैन का आपको अध्याय दूसरा का दूसरा पार्ट होगा जिसके अंतर्गत हम उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण यहाँ पढ़ रहे थे। फिर आपको अध्याय 2 राजनीतिक उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ रहे थे। आपको इसको यहाँ पर हम इसका पार्ट 2 अंतर्गत यहाँ पर हम शुरू करेंगे। उदारवादी दर्शन के यहाँ पर आपको है उदारवादी दर्शन के देखिए उदारवादी दर्शन के प्रमुख क्षण यहाँ देखिए उदारवादी दर्शन के प्रमुख क्षण मेन फीचर्स ऑफ लिबरल फिलोसफी देखिए मतलब उदारवादी दर्शन के प्रमुख क्षण को अंग्रेजी में बोलते हैं मेन फीचर्स ऑफ लिबरल फिलोसफी। देखिए यद्यपि
परंपरागत उदारवाद यद्यपि परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में कई बातों की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर है। यद्यपि परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में कई बातों की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर है। महत्वपूर्ण अंतर की परंपरा की आधुनिक उदारवाद सकारात्मक हस्तक्षेप का सिद्धांत थ्योरी नहीं करता लेकिन इस स्थिति के बावजूद उदारवादी दर्शन के कुछ मूल तत्व हैं जिन्हें परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में लगभग समान रूप से देखा जा सकता है। जिन्हें परंपरागत जिन्हें परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में लगभग समान रूप से देखा जा सकता है। उदारवाद के इन प्रमुख लक्षणों का अध्ययन निम्न रूपों से देखा जा सकता है। उदारवाद के इन प्रमुख लक्षणों का अध्ययन निम्न रूपों से देखा जा सकता है। पहला आपके यहाँ पर उदारवादी दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। पहला हम देखिए उदारवादी दर्शन का केंद्र बिंदु आपको व्यक्ति है। उदारवादी दर्शन का केंद्र बिंदु आपको व्यक्ति है। देखिए पहला पॉइंट है कि उदारवादी दर्शन का केंद्र बिंदु आपको व्यक्ति। उदारवादी दर्शन यहाँ देखिए उदारवादी दर्शन का केंद्रीय तत्व उदारवादी दर्शन का केंद्रीय तत्व व्यक्ति। उदारवादी दर्शन का केंद्रीय तत्व व्यक्ति है। हॉब्स द लॉक देखिए चिंतन प्रारंभ कर देता है। समाज से पृथक व्यक्ति और उसकी प्रकृति को अपने दर्शन का आधार मानते हैं। देखिए उदारवादी दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवादी दर्शन केंद्रीय तत्व व्यक्ति है। पॉइंट नंबर पहला क्या था उदारवादी दर्शन का केंद्रीय तत्व व्यक्ति है। हॉब्स द लॉक व्यक्ति से ही अपना चिंतन प्रारंभ करते हैं तथा समाज से पृथक व्यक्ति और उसकी प्रकृति को अपने दर्शन का आधार बनाते हैं। स्विंग वुड देखिए यहाँ पर स्विंग वुड के अनुसार का प्रारंभिक बिंदु व्यक्ति है जो विशुद्ध रूप से अहंवादी और असामाजिक है। मैकफर्सन इसी बात का समर्थन करते लिखते हैं कि उदारवाद के व्यक्ति के व्यक्तित्व और शरीर और क्षमता पर केवल उसका ही अधिकार होता है। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व शरीर और क्षमता पर उसका ही अधिकार होता है। समाज का उससे कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार वे ना ही आपको और न ही देखिए नैतिक संपूर्ण के रूप में देखते हैं और ना ही समाज के अंग के रूप में देखते हैं और वर्ण वे उसे खुद के स्वामी के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यद्यपि जीएसमी और विशेषतः ग्रीन जैसे आधुनिक उदारवादी व्यक्ति की इस असामाजिकता को स्वीकार नहीं करते नहीं लेकिन उनके चिंतन का केंद्र बिंदु भी सामाजिक प्रवृत्ति वाला यह व्यक्ति ही है। ग्रीन के समस्त चिंतन ग्रीन के समस्त चिंतन में भी व्यक्तित्व के विकास को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया गया है। ग्रीन के समस्त चिंतन में भी व्यक्तित्व के विकास को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया गया है और ग्रीन का विचार है कि व्यक्ति अपने अंतःकरण की मांग पर राज की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है ये सब मानना ग्रीन का है। अब दूसरा मानवीय विवेक में आस्था। दूसरा आपके यहाँ पॉइंट है मानवीय विवेक में आपको आस्था। देखिए यहाँ पर मानवीय विवेक यहाँ आपको है दूसरा पॉइंट आपके यहाँ पर मानवीय विवेक में आस्था। देखिए उदारवादी दर्शन का एक प्रमुख तत्व मानवीय बुद्धि और विवेक में मूलभूत आस्था है। उदारवादी दर्शन का एक प्रमुख तत्व मानवीय बुद्धि और विवेक में मूलभूत आस्था है। मध्य युग में यूरोप के विभिन्न देशों में ईसाईयत ने मनुष्य की बुद्धि कठोर बंधनों में जकड़ रखा था और
और ऐसा माना जाता था कि चर्च का अधिकार विशेषतः पोप शास्त्रों का जो अर्थ बताते हैं वही प्रमाणिक है। लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में देखिए, लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में नवजागरण के साथ ही प्रमुख उदारवादी दार्शनिकों ने शास्त्रों का अंधानुकरण करने के स्थान पर स्वयं अपने विवेक के आधार पर सोचना प्रारंभ किया। जॉन लॉक और टॉमस पेन को देखिए, जॉन लॉक और टॉमस पेन को ऐसे विचारकों में प्रमुख कहा जा सकता है। जॉन लॉक और टॉमस पेन को ऐसे विचारकों में प्रमुख कहा जा सकता है। टॉमस पेन ने तो समस्त रूढ़िवादियों को चुनौती देते हुए कहा कि मेरा मेरा अपना मन ही मेरा चर्च है। टॉमस पेन ने तो समस्त रूढ़िवादियों को चुनौती देते हुए कहा कि मेरा अपना मन ही मेरा चर्च है। इस प्रकार उदारवाद इस बात से विश्वास करता है कि भावना पर विवेक को प्रधानता दी जानी चाहिए। इस प्रकार उदारवाद इस बात में विश्वास करता है कि भावना पर विवेक को प्रधानता दी जानी चाहिए। उदारवाद ने इस दृष्टि को अपनाकर स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया। उदारवादी दर्शन की मानवीय विवेक में आस्था इतनी अधिक प्रबल है कि वे किसी भी ऐसे विचार, संस्था या सिद्धांत को स्वीकार करने के तैयार नहीं जो बुद्धि संगत ना हो, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, चाहे उसे कितना ही पवित्र क्यों ना समझा जाता रहा हो। इस प्रकार उदारवाद इतिहास और परंपराओं को अधिक महत्व देने के पक्ष में नहीं है। अब तीसरा यहाँ देखिए, व्यक्ति साध है। व्यक्ति साध समाज और राज साधन। अब उदारवादियों का मूल आधार व्यक्ति है। और वे व्यक्ति को साध सम्मान कर ही आगे बढ़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण, उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। समाज और राज तो साधन मात्र उनका महत्व उसी सीमा तक है जहाँ तक वे इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। सीबी मैकफर्सन के शब्दों में उदारवादी व्यक्ति को साध और समाज को साधन मानकर चलते हैं। व्यक्ति को साध और समाज को साधन मानकर चलते हैं। उदारवादी व्यक्ति साध और समाज को साधन मानकर चलते। इस प्रकार वे व्यक्तियों के हितों से पृथक समाज के हितों को अस्वीकार करते हैं। अब सीबी मैकफर्सन के शब्दों उदारवादी व्यक्ति को साध और समाज को साधन मानकर चलते हैं। इस प्रकार वे व्यक्तियों के हितों से पृथक समाज के हितों को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार यहाँ देखिए, सीबी मैकफर्सन के शब्दों में उदारवादी व्यक्ति को साध और समाज को साधन मानकर चलते हैं। इस प्रकार वे व्यक्तियों के हितों से पृथक समाज के हितों को अस्वीकार करते हैं। अब यहाँ पर अगला देखिए, परंपरागत उदारवाद। देखिए यहाँ पर परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद में अंतर इस दृष्टि से है कि परंपरागत उदारवाद राज और कुछ सीमा तक समाज को कृत्रिम संगठन मानता है। लेकिन नव उदारवाद समाज और राज को प्राकृतिक संगठन मानता है। इस प्रकार नव उदारवाद की दृष्टि में समाज और राज है तो साधन ही। इस प्रकार नव उदारवाद की दृष्टि में समाज और राज है तो साधन है, लेकिन वे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण साधन है। अब देखिए चौथा पॉइंट इसका, राजनीति की जड़ें सामाजिक विविधताओं में है। आपको है। उदारवादी विचारक राजनीति को किसी वर्ग विशेष की बपौती नहीं मानते। इनके विचार में राजनीति की जड़ें सामाजिक विविधताओं में है। उदारवादी इन विविधताओं को समाप्त करने की बात नहीं सोचते, वरन इन विविधताओं में एकता के समर्थक है। उदारवादी दर्शन के अनुसार समाज के विभिन्न सदस्यों की विभिन्नताओं का प्रतिबिंब ही राजनीति में परिलक्षित होता है। मिलर का मानना है कि विभिन्नता कभी समाप्त नहीं होती। वे मानते हैं कि चाहे समस्त विश्व पर एक ही शक्ति का शासन स्थापित हो जाए या एक ही धर्म सारे संसार पर छा जाए, या विश्व के सभी देशों की बहुत अधिक आर्थिक उन्नति हो जाए, तब भी विविधता बनी रहेगी और व्यक्तियों की आवश्यकता अधूरी रहेगी। मिलर का मानना है कि
देखिए मिलर का मानना है कि राजनीति का प्राण ही मानव राजनीति का प्राण ही मानवीय असमानता है। राजनीति का प्राण ही मानवीय असमानता या विविधता है। राजनीति का प्राण ही मानवीय असमानताएं या विविधता है। इन मानवीय विविधताओं के अनेक स्रोत हैं, जिनमें भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, जातीय, सांस्कृतिक और वैचारिक स्रोत प्रमुख है। इस आधार पर मिलर इन विविधताओं को अस्थायी स्थिति मानते हैं और इस प्रकार राजनीति भी एक अस्थायी क्रिया है। मिलर के शब्दों में राजनीति जारी रहेगी। क्योंकि विविधताएं समाप्त होने वाली नहीं है। मिलर के शब्दों में राजनीति जारी रहेगी क्योंकि विविधताएं समाप्त होने वाली नहीं है। राजनीतिक अस्तित्व राजनीतिक अस्तित्व इन सामाजिक विविधताओं में निहित है। इन विविधताओं के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास करने की क्रिया ही राजनीति है। इन विविधताओं के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास करने की क्रिया ही राजनीति है। इसके द्वारा विविधताओं वाले समाज में संतुलन, व्यवस्था, समझौते और एकता की स्थापना करते हुए समाज के सामान्य हितों की स्थापना की जाती है। अब यहाँ देखिए अगला यहाँ पर आपको है, देखिए 5वां पॉइंट आपके यहाँ पर क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज का आदर्श यहाँ देखिए उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज के आदर्श में विश्वास करता है, जिसके अनुसार राज का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज के द्वारा अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मध्यकालीन यूरोप के विभिन्न देशों में किसी न किसी एक विशेष धर्म को प्रधानता प्राप्त थी। ऐसी स्थिति में उदारवादी ने प्रारंभ से ही धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई। जॉन लॉक धार्मिक सहिष्णुता का कट्टर समर्थक था। जॉन लॉक धार्मिक सहिष्णुता का कट्टर समर्थक था। 18वीं सदी के फ्रेंच दार्शनिकों ने भी चर्च और राज को पृथक करने के लिए आंदोलन किया और इस प्रकार के आंदोलन के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना हुई। इसके बाद यूरोप के सभी देशों में धर्मनिरपेक्षता की लहर ही आ गई। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता का आदर्श उदारवाद की एक बहुत बड़ी देन है। अब 6ठा पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या, मानवीय स्वतंत्रता की धारणा और मानवीय अधिकारों में अटूट विश्वास। यहाँ पर देखिए उदारवादी दर्शन मानवीय स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों में अटूट विश्वास रखता है। उदारवादी दर्शन मानवीय स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों में अटूट विश्वास रखता है। वस्तुतः उदारवाद का उदय ही मानवीय स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से हुआ है। उदारवादियों ने सदैव ही मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध किया है। उदारवादियों ने सदैव ही मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध किया है और वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते रहे हैं। लॉस्की के शब्दों में उदारवादी दर्शन का स्वतंत्रता मानवीय के साथ अटूट संबंध। उदारवादी दर्शन का स्वतंत्रता के साथ अटूट संबंध। उदारवादी दर्शन का स्वतंत्रता के साथ अटूट संबंध है, मानवीय स्वतंत्रता के साथ अटूट संबंध है। उदारवादी दर्शन के अनुसार समाज का निर्माण व्यक्तित्व की स्वयं निर्देशित शक्ति के आधार पर कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। उदारवादी दर्शन के अनुसार समाज का निर्माण व्यक्तित्व की स्वयं निर्देशित शक्ति के आधार पर कुशलतापूर्वक किया जा सकता है और केवल इसी नींव पर एक सच्चे समाज का निर्माण किया जा सकता है। अतः स्वतंत्रता केवल व्यक्ति का अधिकार ही नहीं अपितु वह समाज की आवश्यकता भी है। प्रोफेसर हॉब ने अपने उदारवाद शीर्षक ग्रंथ में परंपरागत उदारवाद के 9 मूल सिद्धांत बतलाए हैं, जो इस प्रकार है। पहला, नागरिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, जातीयता राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता।
परंपरागत यहाँ देखिए परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद दोनों ही मानवीय स्वतंत्रता की अवधारणा में अटूट विश्वास रखते हैं। लेकिन इस प्रसंग में भी उदारवाद की इन दोनों धारणाओं में अंतर अवश्य है। प्रथम, लॉक जैसे परंपरागत उदारवादी विचारक ने मानवीय स्वतंत्रता पर बल देते हुए व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का प्रतिपादन किया है। उनका कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कुछ अधिकार, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी उनके अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रहे। इस आधार पर लॉक का विचार है कि राज को किसी भी स्थिति में व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं हो सकता। नव उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों की धारणा को स्वीकार नहीं करते। द्वितीय अंतर यह है कि व्यक्ति के द्वितीय अंतर यह है कि परंपरागत उदारवाद में व्यक्ति के लिए मात्र निषेधात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया, लेकिन नव उदारवाद निषेधात्मक स्वतंत्रता के साथ सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है। इस दृष्टि से नव उदारवाद परंपरागत उदारवाद से आगे है। आपको 7वां पॉइंट यहाँ देखिए, स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। 7वां पॉइंट यहाँ देखिए, शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। उदारवाद अपने स्वभाव से ही शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन व्यक्ति की नहीं वरन कानून की प्रधानता होनी चाहिए। शासक वर्ग इन कानूनों को मानने की उतनी ही सीमा तक बाध्य होना चाहिए जितनी सीमा तक शासित वर्ग। यदि शासक वर्ग मनमानी करता है और जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता है, और तो ऐसी स्थिति में जनता को अत्याचार शासन विरुद्ध विद्रोह का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नव उदारवादी ग्रीन भी व्यक्ति के राज के विरुद्ध विद्रोह के अधिकार को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार उदारवादी राजनीति संविधानवादी राज की राजनीति है। इस प्रकार उदारवादी राजनीति संविधानवादी राज की राजनीति है। इस प्रकार उदारवादी राजनीति लोकतंत्र और लोकतांत्रिक पद्धति में अटूट विश्वास। देखिए, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन उदारवादी दर्शन का एक महत्वपूर्ण तत्व आपको है। उदारवाद का जन्म तानाशाही शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। उदारवाद का जन्म आपको तानाशाही शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में लोक प्रभुत्व पॉपुलर सोवरेनिटी उदारवाद का मूल तत्व है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसी को भी दूसरों पर उनकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता है। वे इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च उपाय यही हो सकता है कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो और किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष की स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने का अधिकार ना हो। अब देखिए, इसी उदारवादी विचार को अभिव्यक्ति देते हुए फ्रांस की मानवीय अधिकारों की घोषणा में कहा गया था कि राष्ट्र मतलब समस्त जनता तत्वतः संपूर्ण प्रभुता का स्रोत है। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता जो राष्ट्र से प्राप्त ना हुई हो। देखिए, कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता जो राष्ट्र से ना प्राप्त हुई हो। अब देखिए, नौवां पॉइंट आपको अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास। देखिए, उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता और विश्व शांति तथा विश्व बंधुत्व को अनुसार
राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा समाज उदारवाद उदारवाद क्रांति का निर्माण सुधारवादी दर्शन आपका है। अब उदारवाद परिवर्तन हेतु क्रांति या बल प्रयोग के तरीकों को स्वीकार नहीं कर उदारवाद परिवर्तन हेतु क्रांति या बल प्रयोग के तरीकों को स्वीकार नहीं करता। उसकी धारणा है कि परिवर्तन हेतु शांतिपूर्ण और वैधानिक उपाय ही अपनाए जाने चाहिए। इस संबंध में 1688 गोरखपुर क्रांति उनका आदर्श है। उदारवाद ऐसा सुधारवादी दर्शन है जो व्यवस्था के मूल ढांचे को बनाए रखते हुए सामान्य सहमति के आधार पर क्रमिक परिवर्तन के मार्ग को अपनाना ही उचित समझता है। इस प्रकार उदारवाद क्रमिक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज है। देखिए आपको यहाँ पर क्रमिक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज INCREMENTAL। अब आपको आगे यहाँ देखिए आधुनिक युग के उदारवादी विचारक कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में क्रांति के तरीके का विरोध और क्रमिक सामाजिक परिवर्तन की जोरदार वकालत की। पॉपर इस विचार से सहमत नहीं है कि एक ही झटके क्रांति अथवा किसी और तरीके से समूचे समाज को परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक जीवन इतना जटिल होता है कि यह व्यापक सामाजिक निर्माण की किसी एक रूपरेखा में नहीं समेटा जा सकता। इसके विपरीत क्रमिक और सनी सामाजिक परिवर्तन का तरीका आसान तो है ही, साथ ही जोखिम वाला और कम विवादास्पद भी है। मैकफर्सन, यहाँ देखिए क्या मैकफर्सन गेलब्रेथ और सी राइट मिल्स आदि आधुनिक उदारवादी क्रमिक परिवर्तन की पद्धति के पक्ष में एक और तर्क देते हैं। उनके अनुसार समाजवादी प्रबंध पूंजीवादी प्रबंधों से अच्छा है। इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि लेकिन समाजवादी प्रबंध एक ही झटके में स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए सही नीति यह होगी कि इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाए ताकि एक मंजिल पर पहुंचकर समाजवाद को प्राप्त किया जा सके। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में उदारवादी दर्शन यहाँ देखिए उदारवाद सर्वाधिकारवादी विचारधारा का प्रबल विरोधी और व्यक्ति का समर्थन स्वातंत्र का समर्थक दर्शन है। अतः राज के कार्यक्षेत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं चाहता, लेकिन राज का उचित कार्यक्षेत्र क्या इस प्रश्न में परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद में महत्वपूर्ण अंतर है। परंपरागत उदारवाद के साथ आपको आडम स्मिथ, माल्थस और लिकोलो के नाम भी जुड़े हुए हैं। और परंपरागत उदारवाद इस बात पर बल देता है कि राज्यों के द्वारा व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और सामाजिक कार्य व्यवहार के आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि आर्थिक क्षेत्र में मांग और पूर्ति के नियम तथा स्वतंत्र प्रतियोगिता के सिद्धांत को बिना कोई बाधा पहुंचाए अपना कार्य करने दिया जाना चाहिए। समस्त आर्थिक जीवन इससे स्वस्थता की स्थिति प्राप्त कर लेगा। लेकिन नव उदारवादी ग्रीन और लॉस्की तथा कुछ सीमा तक J.S. मिल ने भी आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के सिद्धांत थ्योरी ऑफ लेसेस फेयर को स्वीकार नहीं करते। वे सत्य रूप में इस विचार का प्रतिपादन करते हैं कि पूंजीपति और श्रमिक के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता की स्थिति मजदूर वर्ग के भारी शोषण को जन्म देती है। नव उदारवादियों के अनुसार राज्य का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए और इस दृष्टि से राज्य के द्वारा अपने नागरिकों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की देखभाल, उनके लिए रोजगार का प्रबंध और असहाय व्यक्तियों की सहायता की जानी चाहिए। परंपरागत उदारवाद का आधार बाजार अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी।
नव उदारवाद देखिए यहाँ पर नव उदारवाद आर्थिक दृष्टिकोण से मिश्रित अर्थव्यवस्था या पर्याप्त सीमा तक नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इस प्रकार यहाँ देखिए इस प्रकार राज्य के कार्य क्षेत्र की दृष्टि से परंपरागत उदारवाद एक निषेधात्मक राज्य या पुलिस राज्य की धारणा का प्रतिपादन करता है। लेकिन नव उदारवाद एक लोक कल्याणकारी राज्य का लेकिन परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद दोनों समान रूप से इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि राज्य के व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए तथा उसके द्वारा व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि उदारवादी दृष्टिकोण यह मानकर चलता है कि समाज में विविध समस्याओं के रूप में संघर्ष बना रहता है जिनका समाधान आवश्यक है। इसके साथ साथ यह भी तथ्य अंतर्निहित है कि ये मतभेद ज़्यादा गहरे नहीं हैं तथा अच्छी भावना एवं बुद्धि के द्वारा उत्पन्न समझौते की इच्छा से इनका शमन किया जा सकता है। इस प्रकार उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया जो इन मतभेदों के समायोजन हेतु निरंतर सौदेबाजी और विभिन्न क्रियाकलाप करती रहती है। आर मिलीबैंड अपनी पुस्तक मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार यह संघर्ष नुकसानदायक नहीं है। यह तो प्रक्रियात्मक है जो समाज में विघटन की जगह अस्तित्व को शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार उदारवादी राजनीति एक मानवीय क्रिया है जिसका उद्देश्य सामाजिक मतभेदों को सुलझाना, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, समाज के समान हितों की रक्षा करना तथा बदले हुए परिवेश के अनुरूप शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन करना, जिससे व्यक्ति का चतुर्मुखी विकास संभव हो सके। फिर आपको आगे यहाँ पर कि नव उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद की आलोचना यहाँ देखिए। नव उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद की आलोचना क्रिटिकिज्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म यहाँ देखिए। 17वीं और 18वीं सदी के परंपरागत उदारवाद को जब अमानवीय दर्शन की संज्ञा मिली तो अमान्य संज्ञा मिली। देखिए 17वीं और 18वीं सदी को परंपरागत उदारवाद को जब अमानवीय दर्शन की संज्ञा मिली तो उदारवाद को इस प्रकार की आलोचना से मुक्त करने के 1870 ईस्वी के बाद उदारवाद के अंतर्गत एक नवीन समाज दर्शन का सूत्रपात हुआ। इस नव उदारवाद ने आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व और 1914 के भयानक विश्व युद्ध के दौरान समाजवादी युद्ध के रूप में आपको समाजवादी क्रांति जर्मनी में हिटलर के सदी के परिणाम 19वीं सदी में जिसे क्रांतिकारी और प्रगति और यथास्थिति कि आज विश्व सदी उत्थान नव उदारवाद विश्व सदी की जाती है। पहला आपको यहाँ पर में आलोचना आर्थिक आधार पर ही की जाती है। आलोचकों के अनुसार नव उदारवाद की भी पूंजीवाद का राजनीतिक दर्शन अर्थात यह पूंजीवादी आर्थिक संबंधों और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। लॉस्की के अनुसार उदारवाद ने निर्धन वर्ग को हमेशा इस दृष्टिकोण से देखा है मानव जीवन में केवल अपनी गलतियों कारण ही वह गरीब है। उदारवाद इस तथ्य को समझने में असमर्थ रहा है कि संपत्ति व्यक्ति और वस्तुओं पर शासन करने की शक्ति भी देती है
उदारवादी राज का उद्देश्य समस्त समुदाय उदारवादी राज का उद्देश्य समस्त समुदाय का हित न होकर केवल संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करना है। उदारवादी राज यदि सार्वजनिक जीवन में हस्तक्षेप करता भी है तो ऐसा केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए तथा पूंजीवाद की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। अब यहाँ पर इसका द्वितीय आपको देखिए, अब यहाँ पे इसका द्वितीय पॉइंट आपके यहाँ पर देखिए, द्वितीय पॉइंट आपके यहाँ पर है क्या कि देखिए, उदारवादी दर्शन को लोक कल्याण के राज की धारणा का आधार बताया जाता है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज की यह धारणा वास्तविक रूप में लोक कल्याणकारी नहीं बन पाई है। इस प्रसंग में कुछ वास्तविक एवं व्यवहारिक प्रश्न है। पहला, यह क्या लोक कल्याणकारी राज में क्या लोगों की समान चिंताओं से मुक्त किया है। दूसरा, क्या लोक कल्याणकारी राज और अमीर और गरीब के बीच विद्यमान आय तथा संपत्ति की असमानता को दूर कर पाया है या उल्लेखनीय सीमा तक कम कर पाया है। तीसरा आपके यहाँ पर क्या लोक कल्याणकारी राज ने ऐसी कोई आर्थिक प्रक्रिया प्रारंभ की है जिससे अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी और भीषण मुद्रा प्रसार जैसे संकटों से मुक्त हो सके। इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में दे पाना संभव नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि आय के पुनर्वितरण द्वारा समाज में विषमता समाप्त करने की दिशा में अथवा पूंजी की शक्ति को सीमित करने की दिशा में लोक कल्याणकारी राज ने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र आदि सभी उदारवादी धारणा स्वतंत्रता, देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र आदि सभी उदारवादी धारणा पूंजीवादी संपत्ति की धारणा से जुड़ी होने कारण समाज में एक वर्ग की विशेष सुविधा बनकर रह गई है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र आदि सभी उदारवादी धारणाएं पूंजीवादी संपत्ति की धारणा से जुड़ी होने कारण समाज में एक वर्ग की विशेष सुविधा बनकर रह गई। सी राइट मिल्स उदारवाद आधुनिक युग में एक वर्ग विशेष की विचारधारा रही है। और वह वर्ग है शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग। अब यहाँ पर तृतीय देखिए आपको उदारवाद क्रमिक परिवर्तन के सुधारवादी मार्ग विश्वास करता है, लेकिन उदारवाद के आलोचकों का विचार है कि क्रमिक परिवर्तन के मार्ग को अपनाकर समस्त व्यवस्था में मामूली परिवर्तन भले ही लाया जा सकता है। इस मार्ग को अपनाकर समाज का कायापलट कर पाना कतई भी संभव नहीं है। आलोचकों के अनुसार उदारवाद ऐसा रूढ़िवादी और यथास्थितिवादी दर्शन है जिसके पास आधुनिक युग की समस्या का कोई हल नहीं है। यह तथ्य है कि उदारवादी दर्शन पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था अपनाकर विकासशील देश अपना आर्थिक और राजनीतिक विकास तथा आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब देखिए, भूतकाल में उदारवाद ने बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन करते हुए अपने आप को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की और उदारवाद को एक लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वाधीनता, लोकतंत्र और आर्थिक विकास का दर्शन समझा जाता रहा है। उदारवाद बदली हुई परिस्थितियों में समाजवाद और मार्क्सवाद की चुनौती के सम्मुख एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में बना रहेगा या नहीं, ये आने वाले कल का महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह है। उदारवादी दर्शन के सम्मुख यह चुनौती विशेषतः तीसरे विश्व के विभिन्न देशों की विकासशील राज्य व्यवस्था के संदर्भ में है। इसका यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष को फिर से पढ़ते हैं। क्या यहाँ पर निष्कर्ष आपके वहाँ कि भूतकाल उदारवाद ने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन करते हुए अपने आप को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है और उदारवाद को एक लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वाधीनता, लोकतंत्र और आर्थिक विकास का दर्शन समझा जाता रहा है। में समाजवाद और मार्क्सवाद की चुनौती के सम्मुख एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में बना रहेगा या नहीं, ये आने वाले कल का महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह है। उदारवादी दर्शन के सम्मुख यह चुनौती विशेषतः तीसरे विश्व के विभिन्न देशों की विकासशील राज्य व्यवस्था के संदर्भ में है। यहाँ सबको राजनीतिक पर आपको जो उदारवादी दृष्टिकोण था वो फिनिश होता है। अब इसके साथ आपको इसके बाद चलते हैं आपके यहाँ पर राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। देखिए यहाँ पर राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण।
तो मार्क्सिस्ट, यहाँ देखिए मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ देखिए मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण यहाँ पर आपको देखिए। देखिए राजनीतिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जनक कार्ल मार्क्स है। राजनीतिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जनक कार्ल मार्क्स हैं और कार्ल मार्क्स का जीवन 1818 से 1883 ईस्वी तक रहा है। 1818 से 1883 ईस्वी तक कार्ल मार्क्स का जीवन काल रहा है। अब यहाँ पर देखिए राजनीति का, देखिए यहाँ पर राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखिए, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जनक, राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जनक कार्ल मार्क्स है, जिन्हें प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जा सकता है। मार्क्स के पूर्व देखिए, मार्क्स के पूर्व समस्त समाजवादी चिंतन, मार्क्स के पूर्व समस्त समाजवादी चिंतन स्वपन लोकीय स्वपन लोकीय समाजवाद के रूप में था। मार्क्स प्रथम विचारक है जिसने समाजवाद को इस स्वपन लोक से आगे बढ़ाकर एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इसी कारण आज के राजनीतिक चिंतन और वस्तुतः न केवल राजनीतिक वरन समस्त चिंतन को जितना कार्ल मार्क्स से प्रभावित को उतना शायद ही कोई कर पाया हो। विश्व के मजदूर एक हो जाओ, मार्क्स इस उद्घोष ने सोवियत रूस, पूर्वी यूरोप के विभिन्न राज्यों, चीन, वियतनाम और क्यूबा आदि देशों में एक नवीन व्यवस्था को जन्म दिया और आज विश्व के एक बड़े भाग में मार्क्स विचारों का प्रभाव तथा व्यवहार देखा जा सकता है। यह स्थिति राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अध्ययन का महत्व स्पष्ट कर देती है। अब यहाँ देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण उदय कार्ल मार्क्स के चिंतन, विशेषतः उसके ग्रंथ साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और पूंजी दास कैपिटल व्यक्त विचारों से हुआ है। लेकिन आज मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने विविध आयामों वाली एक व्यापक धारणा का रूप ले लिया है, जिसका मूल आधार तो कार्ल मार्क्स विचारधारा है, लेकिन जिसे केवल कार्ल मार्क्स विचारधारा के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसके लिए कार्ल मार्क्स के चिंतन के साथ साथ एंजिल्स फ्लेकनॉफ, लेनिन, बुखारिन, स्टालिन, ग्रास्मी, लुकास, माओ, यूरोपियन साम्यवाद, न्यू लेफ्ट ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल द्वारा की गई कार्ल मार्क्स विचारों की व्याख्या को भी समझना आवश्यक है। अब के राजनीति के प्रति कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण औद्योगिक क्रांति के बाद के यूरोप की परिस्थितियों पर आधारित था। यह संघर्ष उदारवादी दृष्टिकोण से भिन्न था। यद्यपि उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण दोनों मानव समूह में विद्यमान मतभेद और संघर्ष को प्रमुखता प्रदान की गई है, फिर भी उदारवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि ये मतभेद और संघर्ष ज़्यादा गहरे नहीं है, तथा उन्हें वार्ता और समझौते द्वारा नियंत्रित करते हुए उनका समाधान ढूंढा जा सकता है। उदारवादी दृष्टिकोण मानता है कि व्यक्ति और समूह के जीवन में संघर्ष की प्रवृत्ति की तुलना में सहयोग की प्रवृत्ति अधिक प्रबल है और वे मिलकर रहना चाहते हैं। अतः यहाँ राजनीति इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्ति और समूहों में समायोजन की क्रिया है। यहाँ व्यक्ति और समूहों में आपको समायोजन की क्रिया है। यहाँ राजनीति व्यवस्था कायम करने एवं समस्या समाधान का शांतिपूर्ण तरीका है। देखिए यहाँ राजनीति व्यवस्था कायम करने एवं समस्या समाधान का शांतिपूर्वक तरीका है। प्रगति की ओर बढ़ने तथा व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन लाने एक साधन। यहाँ इस लाइन को हम एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ आपको ये है क्या, देखिए यहाँ राजनीति व्यवस्था कायम करने एवं समस्या समाधान का शांतिपूर्ण तरीका है। प्रगति की ओर बढ़ने तथा व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन लाने का एक साधन है। मार्क्सवादी राजनीति में भी संघर्ष और मतभेद केंद्रीय तत्व है, परंतु संघर्ष की प्रकृति के संबंध में आपके यहाँ पर देखिए
प्रकृति के संबंध मार्क्सवादी दृष्टिकोण उदारवादी दृष्टिकोण से असहमत है। उदारवादी मानते हैं कि संघर्ष का मूल कारण मानवीय विविधताओं में है, लेकिन संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए मानवीय विविधताओं को समाप्त करने की बात नहीं सोची जा सकती। मार्क्सवादी कारण मानवीय विविधताओं में है, लेकिन संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए मानवीय विविधताओं को समाप्त करने की बात नहीं सोची जा सकती। मार्क्सवादी मानते हैं कि ऐसा संघर्ष मानते हैं कि यह ऐसा संघर्ष है जिसके बीज वर्ग विभाजन में देखे जा सकते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज में मनुष्य अकेले नहीं होता। मार्क्स के अनुसार समाज में मनुष्य अकेले नहीं होता, वरन वे अपने समुदाय के सदस्य होते हैं। इस प्रकार के संगठित समुदाय को वर्ग या क्लास कहा जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि भूतकाल तथा आज की समाज व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दो वर्ग विद्यमान है। इनमें से एक वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी है, जिसे मार्क्सवादी चिंतन में बुर्जुआ वर्ग का नाम दिया गया है। दूसरा वर्ग ऐसा है जिसके पास केवल अपना श्रम है, और इस साधनहीन वर्ग को सर्वहारा वर्ग का नाम दिया गया है। यह बुर्जुआ वर्ग उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर इस साधनहीन वर्ग के अनवरत शोषण में संलग्न है, और इस स्थिति ने बुर्जुआ वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग को एक दूसरे का मूलभूत रूप में विरोधी बना दिया है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष की स्थिति ने जन्म ले लिया है। जब तक इस प्रकार के वर्ग विभेद को जन्म देने वाली परिस्थितियों को समाप्त न कर दिया जाए, वर्ग संघर्ष की स्थिति को समाप्त कर पाना संभव नहीं है। एच लेफेबरे के अनुसार मार्क्स मानता है कि इन झगड़ों का अंत वर्गों के अंत पर ही संभव है। इस प्रकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राजनीति का ध्येय वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है। पहला यहाँ देखिए विशेष लक्षण पहला विशेष लक्षण कि राजनीतिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विशेषता का अध्ययन अग्र प्रकार से किया जा सकता है। राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं का अध्ययन अग्र प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें पहला आपको यहाँ पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण व्यक्ति पर समग्र सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विचार करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण व्यक्ति पर समग्र सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विचार करता है। पहला यहाँ देखिए पहला आपको पॉइंट है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण व्यक्ति पर समग्र सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विचार करता है। मार्क्सवाद मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति को स्वीकार करता है और मानता है कि सामाजिक परिवेश के संदर्भ में ही व्यक्ति को समझा जा सकता है। यहाँ उदारवादियों की तरह व्यक्ति को समाज से अलग महत्वाकांक्षी या आत्मलीन नहीं माना जाता। यहाँ उदारवादियों की तरह व्यक्ति को समाज से अलग महत्वाकांक्षी या आत्मलीन नहीं माना जाता, वरन यह माना जाता है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन की अभिव्यक्ति चाहे प्रत्यक्ष में ऐसी दिखाई ना देती हो, वस्तुतः वह सामाजिक रूप में ही संचालित होती है और सामाजिक जीवन की पुष्टि करती है। मार्क्स व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में अंतर नहीं करता। एच लेफेबरे के शब्दों में मार्क्स का विषय सदैव ही सामाजिक सदैव ही सामाजिक मनुष्य रहा है। मार्क्स का विषय सदैव ही सामाजिक मनुष्य रहा है। मार्क्स का विषय सदैव ही सामाजिक मनुष्य रहा है और व्यक्ति को सदैव समूह, वर्ग और समाज के संदर्भ में ही देखा गया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस बात पर वही बल देता है कि सामाजिक जीवन के विविध पक्ष आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एक दूसरे के साथ गहरे रूप में गुथे हुए, अतः ना तो एकाकी व्यक्ति का अध्ययन संभव और ना ही सामाजिक जीवन के पक्ष को अन्य पक्षों से अलग करके अध्ययन कर पाना संभव है। हमारा लक्ष्य तो संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन और यह अध्ययन एक समग्र इकाई के रूप में ही संभव है।
दूसरा यहाँ देखिए समाज, देखिए दूसरा समाज व्यवस्था, देखिए समाज, दूसरा यहाँ देखिए समाज व्यवस्था का आधार व्यक्ति नहीं वर्ण वर्ग है। समाज व्यवस्था का आधार व्यक्ति नहीं वर्ण वर्ग है। मार्क्स के अनुसार समाज की व्याख्या है तो आधारभूत इकाई व्यक्ति नहीं वर्ण वर्ग है। समाज इन वर्गों का समग्र रूप है। समाज इन वर्गों का समग्र रूप है। स्विंग वुड, देखिए स्विंग वुड के शब्दों में समाज व्यक्तियों का ढेर मात्र नहीं है। समाज व्यक्तियों का ढेर मात्र नहीं, वर्ण एक जटिल समग्र संरचना है। वर्ण एक जटिल समग्र संरचना है जहाँ इसके विश्लेषण की इकाई व्यक्ति ना होकर समूह या वर्ग है। समूह या वर्ग है। जहाँ उदारवादी दृष्टिकोण समाज को स्वतंत्र, स्वार्थपूर्ण और महत्वाकांक्षी इच्छाओं के धनी व्यक्तियों की भीड़ के रूप में देखता है। वहीं मार्क्स समाज को एक विकासोन्मुख निकाय के रूप में देखता है जिसका स्वरूप आपको सावयव है और विकास का आधार उत्पादन के साधन एवं उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर है। और विकास का आधार उत्पादन के साधन एवं उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर है। मिलीबैंड समाज के प्रति मार्क्स दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि समाज व्यक्तियों से निर्मित नहीं है। मिलीबैंड समाज के प्रति मार्क्स दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि समाज व्यक्तियों से निर्मित नहीं, वर्ण या उनके उन अंध संबंधों का सामूहिक योग है जिनके संदर्भ में वे समाज में रहते हैं। अब तीसरा यहाँ पर देखिए आर्थिक व्यवस्था या मतलब उत्पादन प्रक्रिया। आर्थिक व्यवस्था या उत्पादन प्रक्रिया राजनीति और समस्त व्यवस्था का निर्णायक तत्व है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति और समस्त व्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया और आर्थिक तत्वों से संचालित होती है। उत्पादन की प्रक्रिया में निरंतर विकास होता रहता है और उत्पादन की व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही समस्त व्यवस्था आपको समस्त व्यवस्था में सामाजिक और राजनीतिक समस्त व्यवस्था में परिवर्तन होता है, जिसमें आपको समस्त व्यवस्था के अंतर्गत आपको सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की चीज़ आपके यहाँ आ गई। देखिए आपको आ गई परिवर्तन होते हैं। देखिए समस्त व्यवस्था में आपको परिवर्तन होते हैं। समस्त व्यवस्था के अंतर्गत आपको सामाजिक और राजनीतिक दोनों व्यवस्था आपको आ गई। मार्क्स ने अपने इस विचार की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे और शिकार का जीवन यापन और शिकार ही जीवन यापन का मुख्य साधन था, तब आदिम साम्यवादी अवस्था थी। खेती और पशुपालन के युग ने दास अवस्था को जन्म दिया। जब छोटे मोटे उद्योग विकसित हुए तो सामंती अवस्था आई और इसके बाद औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी अवस्था को जन्म दिया। पूंजीवादी व्यवस्था का अंतर्विरोध श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद को जन्म देंगे और पूंजीवादी तत्वों के पूर्ण विनाश के पश्चात मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था या राजहीन और वर्गहीन समाज की अवस्था आएगी। फिर आपको यहाँ देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है प्राप्त हो। अगर मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिससे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त हो। वर्तमान समय में जो पूंजीवादी व्यवस्था उसके अंतर्गत पूंजीपतियों अपनी धन संपदा के बल पर राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था पर भी आधिपत्य प्राप्त कर लिया और समस्त राजनीतिक व्यवहार पूंजीपति वर्ग की इच्छानुसार ही संपन्न होते हैं। इस प्रकार राजनीति तो संपत्तिशाली वर्ग की दासी है और सामाजिक जीवन के समस्त कार्य व्यवहार आर्थिक संबंधों से संचालित होते हैं। चौथा यहाँ देखिए मार्क्स की राजनीति में वर्ग संघर्ष के नेतृत्व। मार्क्स ने अपनी कृति साम्यवादी घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि अब तक के समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकर, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा अनवरत कभी लुक छिप कर कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी निर्माण में हुई या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में।
इस प्रकार मार्क्स के समस्त चिंतन में वर्ग संघर्ष मूलभूत तत्व है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि भूतकालीन तथा आज की समाज व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दो वर्ग विद्यमान हैं। ये दो वर्ग हैं, बुर्जुआ वर्ग और सरबराह वर्ग। इनमें प्रथम वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। दूसरा वर्ग शोषक और पित है। क्योंकि अपना श्रम बेचने के अतिरिक्त उसके पास जीवन यापन का अन्य कोई साधन नहीं है। जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, वह वर्ग अपने इस स्वामित्व के बलबूते पर निर्धन वह वर्ग अब शोषण करता है। यह वर्ग बुनियाद है। यह वर्ग संघर्ष संघर्ष का मूल कारण वर्ग विभेद है। और जब तक इस प्रकार के वर्ग विभेद को जन्म देने वाली परिस्थितियों को समाप्त न कर दिया जाए, वर्ग संघर्ष की स्थिति को समाप्त कर पाना संभव नहीं है। मार्क्स की मान्यता है कि वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया ही पूंजीवाद का अंत कर सरबराह वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना करेगी, जिसके अंतर्गत मजदूर वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था के अवशेष तत्वों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखेगा। मार्क्सवाद का लक्ष्य राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना है, जिसमें वर्ग संघर्ष का आधार ही समाप्त हो जाएगा। अब हम देखिए पहला कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि राजनीति को वर्ग संघर्ष के संदर्भ में ही उचित प्रकार से समझा जा सकता है। बी पियोडोरोव के अनुसार राज और राजनीति अंततः विभिन्न सामाजिक समूहों के आर्थिक संबंधों के समायोजन के प्रतिनिधित्व मात्र है। राज और राजनीति अंततः विभिन्न सामाजिक समूहों के आर्थिक संबंधों के समायोजन के प्रतिबिंब मात्र है। अब इसका पांचवा पॉइंट यहाँ पे आपको है राज और शासन शोषण के यंत्र है। राज के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण सामान्य मत के सर्वथा विपरीत है। प्लेटो राज और शासन शोषण के यंत्र राज और शासन पांचवा पॉइंट आपके यहाँ पर है राज और शासन शोषण के यंत्र है। राज के संबंध मार्क्सवादी दृष्टिकोण सामान्य मत के सर्वथा विपरीत है। प्लेटो अरस्तु और अन्य अनेक विचारकों का मत है कि राज एक ऐसी स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मार्क्स राज को एक वर्गीय संस्था मानता है। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था। इससे संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेता था और राज का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन दास प्रथा के युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे और वे दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति या आश्रय लेना पड़ा। इसके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के शासक थे। यहीं से राज संस्था का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार राज संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्गों पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि राज का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। सामंती युग में राज की शक्ति और साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था और उसके द्वारा वे बहुसंख्यक पूंजीपति वर्ग का पूंजीपति वर्ग
मार्क्स के अनुसार यह बात प्राचीन लोकतंत्र वर्तमान राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की ही वस्तु होती है। इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की ही वस्तु होती है और राज्य की वास्तविक शक्ति पूंजीपति वर्ग अथवा उसके समर्थकों के हाथ में ही होती है। यदि राज्य की प्रतिनिधि संस्थाओं में कभी जनता के वास्तविक प्रतिनिधि का बहुमत हो जाए और ये संस्थाएं पूंजीपति वर्ग के हितों के विरुद्ध कार्य करने लगे तो पूंजीपति वर्ग इन संस्थाओं को बलपूर्वक नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है। इन लोकतंत्र राज्यों में कानून का निर्माण पूंजीपतियों की संपत्ति संबंधी और अन्य हितों की रक्षा करने की दृष्टि से ही किया जाता है। और अन्य हितों की रक्षा करने की दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार मार्क्स और एंजिल्स के अनुसार राज एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य सब वर्गों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना हो। वर्ण एक ऐसी वर्गीय संस्था है जिसका उद्देश्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना और उसे शोषित वर्ग के अधिकाधिक शोषण की ओर प्रवृत्त कराना है। प्रवृत्त करना। मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एंजिल्स ने भी कहा है कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है। एंजिल्स ने भी कहा है कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। फिर आपको आगे छठा पॉइंट आपके यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि लोकतांत्रिक पद्धति में अविश्वास और क्रांतिकारी पद्धति में विभाजन। लोकतांत्रिक पद्धति में अविश्वास और क्रांतिकारी पद्धति में विश्वास। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था, यहाँ देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था दृष्टिकोण को लोकतांत्रिक संस्थाओं को है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से ही श्रमिकों के हितों की रक्षा कदापि नहीं हो सकती। और उसका विचार है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की रक्षा कदापि नहीं हो सकती। अतः लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मार्क्स लोकतंत्र को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के नितांत प्रभावहीन मानता है और इस कारण उसके द्वारा अंतरिम काल में भी लोकतंत्र के स्थान पर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। अब देखिए मार्क्स लोकतंत्र को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के नितांत प्रभावहीन मानता है और इस कारण उसके द्वारा अंतिम काल में लोकतंत्र के स्थान पर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना का ही प्रस्ताव किया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या आगे आपको है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण। देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्रांतिकारी राजनीति में विश्वास करता है। मार्क्स मानता है कि पूंजीपति द्वारा निरंतर शोषित होते रहने से श्रमिक वर्ग में क्रांतिकारी भावनाएं आ जाती है। अतः पूंजीवाद का अंत कर साम्यवाद की स्थापना करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी इसी वर्ग पर है और श्रमिक वर्ग द्वारा साम्यवाद की स्थापना का यह कार्य शांतिपूर्वक तरीकों से नहीं किया जा सकता। पूंजीपति वर्ग कभी भी अपनी इच्छा से संपत्ति उत्पादन के साधनों पर से स्वामित्व छोड़ना नहीं चाहेगा। इन साधनों पर उसका अधिकार समाप्त करने के लिए बल और शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। साम्यवादी घोषणा पत्र मार्क्स और एंजिल्स लिखते हैं। साम्यवादियों को अपने विचार और उद्देश्यों को छिपाने से घृणा और वे खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बलपूर्वक उन्मूलन करके ही की जा सकती है। मार्क्स दास कैपिटल में लिखता है पुराने समाज के स्थान पर नवीन समाज की स्थापना बल की भूमिका दाई या नर्स जैसी है।
मार्क्स दास कैपिटल में लिखता है, मार्क्स दास कैपिटल में लिखता है, उसकी जो पुस्तक दास कैपिटल है उसमें लिखता है कि पुराने समाज के स्थान पर नवीन समाज की स्थापना में बल की भूमिका दाई या नर्स जैसी है। मार्क्स का कथन था कि क्रांति के श्रमिक वर्ग को एक लंबी तैयारी करनी होगी। श्रमिक वर्ग द्वारा जो चेतना, श्रमिक वर्ग द्वारा चेतना जागृत कर और विशाल संगठनों की स्थापना कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष चलाया जाना चाहिए। श्रमिक क्रांति के देखिए श्रमिक क्रांति की सफलता के श्रमिक क्रांति की सफलता के कारण मार्क्स का निर्देश है कि प्रत्येक देश के श्रमिक वर्ग द्वारा समाज के अन्य सभी वर्गों को संघर्ष में अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको 7 नंबर में आपको यहाँ पर है क्या कि राजनीति मात्र, आपको पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पर क्या देखिए आपको है कि राजनीति मात्र एक साधन था क्रांति पूर्व और क्रांति के बाद की राजनीति में अंतर। राजनीति मात्र एक साधन था क्रांति पूर्व और क्रांति बाद की राजनीति में अंतर। ओके, लेनिन राजनीति को साधन के रूप में तथा विशेषतः नवीन व्यवस्था की स्थापना के रूप में इस्तेमाल करने की वकालत करता है। वह राजनीति को दो भागों में बांटता है। क्रांति पूर्व की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ प्री रिवॉल्यूशन और क्रांति के बाद की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशन। इसमें प्रथम अर्थात क्रांति पूर्व की राजनीति का ध्येय मजदूर वर्ग द्वारा राज संस्था पर नियंत्रण स्थापित करना है ताकि संघर्षरत वर्गों में राज रूपी यंत्र राज रूपी यंत्र मजदूर वर्ग के नियंत्रण में आ जाए ताकि वे श्रमिक वर्ग इसका उपयोग समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, पूंजीवाद समर्थक तत्वों के दमन और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना आदि के लिए कर सके। क्रांति के बाद की राजनीति समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और साम्यवाद की स्थापना से प्रेरित होगी। अब राजनीति का उपयोग अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए किया जाए। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन यूनानी चिंतन या भारतीय विद्वान कौटिल्य के चिंतन में राजनीति और राजधर्म को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। लेकिन मार्क्सवादी चिंतन में राजनीति एक साधन से अधिक महत्व नहीं रखती, जिसका साथ वर्गहीन समाज की स्थापना है। राजनीति के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की भी अनेक आलोचना की गई है। आलोचकों के अनुसार वर्ग संघर्ष राजनीति का केंद्रीय तत्व नहीं है। राजनीति का केंद्रीय तत्व नहीं है। धर्म सत्ता के संघर्ष और शासक वर्ग की महत्वाकांक्षाएं आदि तत्वों ने राजनीति में वर्ग संघर्ष की अपेक्षा अधिक प्रमुख भूमिका निभाई है। राज के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी स्वीकार योग्य नहीं है। नहीं समझा जाता है। राजनीति में समान विचार यही है कि राज और शासन शोषण के यंत्र नहीं वरन मानव जीवन को अव्यवस्था के दलदल से बाहर निकाल कर व्यवस्था उत्पन्न करने में संलग्न ऐसी शासकीय संस्थाएं जिनका उद्देश्य मानव जीवन की श्रेष्ठता की दिशा में आगे बढ़ाना है। मानव जीवन को श्रेष्ठता की दिशा में आगे बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक प्रमुख विचार है कि व्यवस्था मूलभूत परिवर्तन हिंसा और बल प्रयोग द्वारा ही लाए जा सकते। आलोचकों का विचार है कि हिंसा और बल प्रयोग की पद्धति को अपनाने पर पूंजीवाद का अंत साम्यवाद में न होकर ऐसी अराजकता में हो सकता है जिससे साम्यवादी आदर्शों से असंबद्ध कोई निरंकुशवाद निकले। पोपर का तो कहना है कि व्यवहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से हिंसात्मक क्रांति की भविष्यवाणी मार्क्सवाद का सम्मत सबसे अधिक हानिकारक तत्व है। पोपर का तो कहना है कि व्यवहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से हिंसात्मक क्रांति की भविष्यवाणी मार्क्सवाद का सम्मत सबसे अधिक हानिकारक तत्व है। अब यहाँ देखिए उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में अंतर। यहाँ देखिए राजनीति के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण को उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ये दोनों दृष्टिकोण परस्पर विरोधी है। राजनीति के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ये दोनों दृष्टिकोण परस्पर विरोधी है। उदारवादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि मानवीय जीवन की विविधताएं और समस्याएं संघर्ष की स्थिति को जन्म देती है, लेकिन ये मतभेद और संघर्ष ज़्यादा गहरे नहीं है तथा अच्छी भावना एवं बुद्धि के द्वारा उत्पन्न समझौते की इच्छा और राजसत्ता के द्वारा विवेकपूर्ण मार्ग अपनाकर इन मतभेदों और संघर्षों का शमन
किया जा सकता है। उदारवादी दृष्टिकोण इन मतभेदों और विविधताओं को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं बतलाता है। उदारवादी दृष्टिकोण इन मतभेदों और विविधताओं को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं बतलाता है। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज विद्यमान संघर्ष की स्थितियाँ तो प्रकार्यात्मक है, जो समाज में विघटन के स्थान पर अस्तित्व को शक्ति प्रदान करती है। जो समाज में विघटन के स्थान पर स्थायित्व को शक्ति प्रदान करती है। यहाँ राजनीति अव्यवस्था में व्यवस्था उत्पन्न करने का साधन। यहाँ राजनीति अव्यवस्था में व्यवस्था उत्पन्न करने का साधन है, जो परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। इस प्रकार उदारवादी दृष्टिकोण राजनीति का सहमति और समायोजन प्रतिमान कंसेंसस एंड एकोमोडेशन मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स प्रस्तुत करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को राजनीतिक वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें सत्ता पर नियंत्रणकर्ता शक्तिशाली वर्ग राजनीति और राजसत्ता का उपयोग अपने हितों की पूर्ति के साधन के रूप में करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज और शासन सामाजिक जीवन की निष्पक्ष और निर्णायक संस्थाएं नहीं है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज और शासन सामाजिक जीवन की निष्पक्ष और निर्णायक संस्था नहीं है। ये संस्थाएं तो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में शोषक वर्ग के साथ जुड़ी हुई है और इस दृष्टि से शोषण की यंत्र है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति तभी समाप्त होगी जबकि वर्ग विभेद उदय का मूल कारण दो अलग अलग वर्गों का अस्तित्व समाप्त होकर वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाए। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति तभी समाप्त होगी जब वर्ग विभेद उदय का मूल कारण दो अलग अलग वर्गों का अस्तित्व समाप्त होकर वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाए। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवर्तन प्रक्रिया में संघर्ष और क्रांति को जो केंद्रित स्थिति प्रदान की गई, उसके संबंध में आर मिलीबैंड लिखते हैं कि राजनीति के प्रति मार्क्सवाद समन्वय प्रतिमान के स्थान पर संघर्ष प्रतिमान कन्फ्लिक्ट मॉडल प्रस्तुत करता है। डू राजनीतिक उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बीच दोनों दृष्टिकोण के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मानव ने जब से राजनीतिक चिंतन प्रारंभ किया है वह दो परस्पर नितांत विरोधी दृष्टिकोण के बीच झूलता रहा है। प्रथम विचार के अनुसार राजनीति ऐसा संघर्ष या द्वंद्व है जहाँ शक्ति सदैव अपने नियंत्रण के हितों की रक्षा करने और समाज पर उसका प्रभुत्व बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। दूसरे विचार के अनुसार राजनीति मानव समाज में व्यवस्था एवं न्याय स्थापना संबंधित है। दूसरे विचार के अनुसार राजनीति मानव समाज में व्यवस्था एवं न्याय स्थापना संबंधित है, जहाँ शक्ति का प्रयोग आपको निजी हितों के विरुद्ध सार्वजनिक हितों के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखिए राजनीतिक उदारवादी दृष्टिकोण राजनीति के प्रति सुधारवादी और समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाता है। राजनीतिक उदारवादी दृष्टिकोण राज और राजनीति के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण और समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण वर्ग संघर्ष के तत्व को केंद्रीय स्थिति प्रदान करते हुए राज तथा शासन को शोषणकारी संस्था के रूप में चित्रित करते हुए संघर्ष प्रतिमान प्रस्तुत करता है। आज का विश्व राजनीतिक इन दो दृष्टिकोणों के बीच विभाजित है। पश्चिमी देश उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाकर स्वतंत्र समाज की रचना अपना ध्येय बताते हैं। पश्चिमी देश उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाकर स्वतंत्र समाज की संरचना अपना ध्येय बताते हैं। साम्यवादी देश यहाँ देखिए बताते हैं साम्यवादी देश मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाकर सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित समाज की रचना अपना लक्ष्य बताते हैं। देखिए साम्यवादी देश मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित समाज की रचना अपना लक्ष्य बताते हैं।
आपको सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित समाज की रचना को अपना लक्ष्य बताते हैं। वास्तव में ये दोनों ही दृष्टिकोण इस दृष्टि से अधूरे हैं कि इन्होंने मानवता के सम्मुख स्वतंत्र समाज और सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित समाज के बीच विकल्पों की स्थिति प्रस्तुत कर दी है। हमारा लक्ष्य इन दोनों स्थितियों में से किसी एक का चयन नहीं, वरन स्वतंत्र समाज और सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित इन दोनों लक्षणों से युक्त समाज व्यवस्था ही हो सकती है। राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ाने, देखिए हमारा यहाँ पे फिर से देखिए, हमारा लक्ष्य इन दोनों स्थितियों में से किसी एक का चयन नहीं, वरन स्वतंत्र समाज और सामाजिक आर्थिक न्याय आधारित समाज इन दोनों लक्षणों से युक्त समाज व्यवस्था ही हो सकती है। राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ाना है, और इससे भी अधिक प्रमुख रूप में विश्व के विभिन्न देशों में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय अभिजन वर्ग को दूरगामी दृष्टि और आज की चुनौतियों का सामना करने की आवश्यक क्षमता का परिचय देना है। राजनीतिक चिंतन और राजनीति की सार्थकता इस चुनौती के प्रभावी और व्यावहारिक उत्तर प्रस्तुत करने में निहित है। राजनीतिक चिंतन और राजनीति की सार्थकता इस चुनौती के प्रभावी और व्यावहारिक उत्तर प्रस्तुत करने में ही निहित है। तो यहाँ से आपको ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है।